हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 21। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। और ये आपका चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 8 से बिल्कुल रिलेट करता है। और आज का जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंट डिमांड। पिछले लेक्चर में क्लास नंबर 20 में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सेस डिमांड के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी डिमांड होती है प्लान्ड, जो हमने प्लान की होती है एग्रीगेट डिमांड, अगर हमारी रियलिटी में एक्चुअल में जो एग्रीगेट डिमांड उससे हाई हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो वो हमारी एक्सेस डिमांड कहलाती है, जिसकी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक है, जो कि एक रिक्वायर्ड सिचुएशन नहीं होती है कंट्री के लिए। तो एक्सेस डिमांड कभी नहीं चाहेगी कि कंट्री की इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आए, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन आ जाता है कंट्री में। तो ये तो पढ़ा था हमने क्लास नंबर 20 में एक्सेस डिमांड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। डेफिशिएंट डिमांड जो होता है वो एक्सेस डिमांड का अपोजिट होता है। जैसे कि एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से जब हाई हो जाती है तो वो एक्सेस डिमांड होता है। लेकिन अगर हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से नीचे चली जाती है, मान लीजिए कि आपने एक इक्विलिब्रियम लेवल पर डिसाइड किया था इकोनॉमी में कि हमारे कंट्री में जो एग्रीगेट डिमांड रहेगी वो 300 करोड़ की रहेगी, उसी के हिसाब से आपने अपना एग्रीगेट सप्लाई रेडी कर रखा था, प्लान कर रखा था कि हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, लोग 300 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं और करेंगे, और हम 300 करोड़ का आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ कि एक्चुअली में जो डिमांड है वो 300 करोड़ की बजाय 250 करोड़ पे आ गई। इसका मतलब लोगों का जो कंजम्पशन करने का पैटर्न था, वो बिहेवियर था, वो डाउन हो गया। अब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, नीचे चली गई। अब उसी के हिसाब से जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या कर रखा होगा, 300 करोड़ के हिसाब से अपना रिसोर्सेज और मैन पावर को अरेंज कर रखा होगा। तो अब क्या होगा कि जितनी भी मैन पावर के लिए प्लानिंग चल रही थी कि हम इनको इतने रिसोर्सेज पर इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे, अब वो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी नहीं करेगा, और प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो समझ लीजिए उसका अल्टीमेटली इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा। तो आप इस टॉपिक में ये मान के चलना कि आज के टॉपिक में डेफिशिएंट डिमांड में सबसे ज़्यादा जो क्लिकिंग पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड की वजह से कंट्री की इकोनॉमी में जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वो गिरता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो आपका एग्जिट करता है। तो चलिए डेफिशिएंट डिमांड के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं इसके। इट रेफर्स द सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। जितना हमने एग्रीगेट सप्लाई प्लान किया होता है उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड हमारा कम आता है, कम गिर जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। और जो हमने डिसाइड किया होता है फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, मतलब वो आउटपुट जहाँ पर हम सभी लोगों को रोजगार देंगे, अपने सारे रिसोर्सेज पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड से क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप बढ़ता है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं और कंपनी ने प्लान ज़्यादा कर रखा है सप्लाई करने का। इट इज़ द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है, इस गैप का मतलब होता है कि जो आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो फॉल कर रही है, फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जो आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, जितना आपने एग्रीगेट डिमांड के बारे में सोचा था उससे नीचे की तरफ गिर रही है। रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट, जो आप चाह रहे थे कि उस लेवल पर जाकर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, जो आपने प्लान कर रखा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, जहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल तक आपने प्लान किया हुआ था। तो आपने जो प्लान किया हुआ था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम लेवल पर, उस लेवल पर आपकी एग्रीगेट डिमांड नहीं है, एग्रीगेट डिमांड उस इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे की तरफ गिर रही है। तो द डिफ्लेशनरी गैप लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो डिफ्लेशनरी गैप होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि लोग डिमांड कम करते हैं प्रोडक्शन की, कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं होते, और कंपनी पहले से सामान बनाने के लिए तैयार होती है। कंपनी सामान बनाने के लिए ज़्यादा सामान बनाने के लिए तैयार है, लोग कंजम्पशन करने के लिए कम तैयार हैं। तो इससे होगा कि कंपनी अपने प्रोडक्शन को गिराएगी। कंपनी अगर प्रोडक्शन को गिराएगी तो एम्प्लॉयमेंट को भी गिराना पड़ेगा। तो इसीलिए कंट्री की इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पैदा होती है ड्यू टू डिफ्लेशनरी गैप। और डिफ्लेशनरी गैप कब आता है, जब एग्रीगेट डिमांड हमारा एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे जाता है। इन दिस सिचुएशन देयर एग्जिट इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन में इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। मतलब जिन लोगों के पास काबिलियत है, जिन लोगों के पास नॉलेज है, उनके पास काम करने के लिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, वो बेरोजगार हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रीजंस के बारे में कि जो डेफिशिएंट डिमांड है उसके होने के क्या रीज़न है, डिमांड के गिरने के क्या क्या रीज़न है। डिक्रीज़ इन, पहला रीज़न है डिक्रीज़ इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब लोगों का ट्रेंड कंजम्पशन का गिर जाता है, मान लीजिए लोगों ने अपना सेविंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया
और कंजम्पशन करना कम कर दिया, या गवर्नमेंट ने अपनी सोशल डेवलपमेंट में कंजम्पशन करना कम कर दिया। कुछ भी मान लीजिए, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है ट्रेंड। अगर लोगों की कंजम्पशन करने की जो ट्रेंड है वो गिर रही है, लोग सेविंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं और कंजम्पशन कम करना चाह रहे हैं, तो कंजम्पशन अगर लोग कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन कम कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है। तो एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब होता है डेफिशिएंट डिमांड होना। उसके बाद है इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस का मतलब यह जब गवर्नमेंट इनकम टैक्स ज़्यादा हाई चार्ज करती है तो लोगों की जो इनकम होती है उस इनकम में से जब टैक्स माइनस हो जाता है तो डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी मात्रा में गिर जाती है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट पहले 10% कर रखा था, 15% कर दिया। अब किसी की मान लीजिए सालाना इनकम, 1 साल की इनकम 1 लाख है, तो 1 लाख में से अगर पहले 10% कटते थे 10,000, अब कटते हैं 15,000, तो पहले इनकम बचती थी 90,000 और अब बचती है 85,000। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पहले 90,000 लोगों के पास बचते थे तो लोग उसके हिसाब से खर्चा करते थे। अब लोगों के पास इनकम टैक्स बढ़ने से 85,000 बचते हैं, 5,000 और गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम टैक्स बढ़ने से लोगों का जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो गिरेगा ही गिरेगा। और कंजम्पशन कम होने से क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड, और उससे डेफिशिएंट डिमांड अराइज होता है। अगला है आपका डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, सोशल डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाती, या फिर वो अपने जो भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करती है वो डिमांड किसी पर्टिकुलर ईयर में डिमांड नहीं करती, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के कम होने की वजह से, गवर्नमेंट के सोसाइटी में पैसा कम लगाने की वजह से, गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स में पैसा कम लगाने की वजह से जो गवर्नमेंट की डिमांड होती है गुड्स और सर्विसेज की, उसके गिरने से भी आपकी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो गिर जाती है, जो डेफिशिएंट डिमांड को अराइज करती है। उसके बाद है फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब लोग को ये लगता है कि हम अपने पैसे को जब किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो हमें उसमें से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपना एग्जांपल हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी स्कीम में पैसा लगाता हूँ और उस स्कीम से मुझे रिटर्न्स कम मिलेगी तो मैं उस स्कीम में पैसा नहीं लगाऊंगा। मुझे लगता है कि भाई मैं अपने बिजनेस में मशीनरी लेकर आऊँगा, लेकिन वो मशीनरी लाना मेरे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो मैं मशीनरी नहीं खरीदूंगा। इसका मतलब जब लोगों को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हम इन्वेस्टमेंट लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम पैसा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो पैसा इन्वेस्ट ना करने का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं मशीनरी में, लैंड में, बिल्डिंग में, वो नहीं करना चाहते। इसका मतलब आप कंजम्पशन नहीं करना चाहते, आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा एग्रीगेट डिमांड का एक एलिमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के गिरने से एग्रीगेट डिमांड भी गिरती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो कंजम्पशन के साथ आपका एक एलिमेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का। अगला है राइज इन इम्पोर्ट। तो राइज इन इम्पोर्ट्स हमें ये बताता है कि अगर इंटरनेशनल गुड्स के प्राइजेज़, अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल गुड्स के प्राइजेज़ हैं अगर वो गिर जाते हैं, तो हमारी कंट्री के जितने भी ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि भाई डोमेस्टिक गुड्स के प्राइजेज़ हाई हैं इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल गुड्स, तो इंटरनेशनल गुड्स को वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे परचेज़ करने में। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिट है, मान लीजिए एक टीवी का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टीवी का प्राइस मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर जो आप खरीदना चाहते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर वो प्राइस आपको मिल रहा है 20,000 रुपये का, और कंट्री में वही आपको चीज़ मिल रही है आपको 25,000 रुपये की, तो आप इंपोर्ट करना पसंद करेंगे क्योंकि वो चीज़ आपको इंपोर्ट करने से सस्ती मिल रही है। तो इसका मतलब जब इंटरनेशनल प्राइस जब आपका गिरता है किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का, तो लोगों की जो डिमांड है वो इंपोर्ट की वो बढ़ जाती है, और इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक गुड्स की जो डिमांड है वो गिर जाती है इंटरनेशनल प्राइस के कम होने से, इंटरनेशनल गुड्स के प्राइस के कम होने से। तो राइज इन इम्पोर्ट्स जो है वो क्या करता है, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को कम करता है, और डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड का कम होने का मतलब होता है डेफिशिएंट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड का गिरना। उसके बाद है फॉल इन एक्सपोर्ट का मतलब तब होता है जब मान लीजिए अगर डोमेस्टिक गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, या हमारी इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाता है। अगर आपकी इंडियन करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर आपका डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो जो बाहर के जो इंटरनेशनल मार्केट में जो लोग दूसरी कंट्री के फॉरेन कंट्री के जो लोग हमारे गुड्स को परचेज़ करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम जिन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो एक्सपोर्ट हमसे करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे गुड्स का प्राइस हाई जा रहा है, हमारे एक्सचेंज रेट का जो प्राइस है जो एक्सचेंज रेट है वो हाई जा रहा है, तो लोग इंपोर्ट हमारी कंट्री से करना चाहते हैं, दूसरी कंट्री हमारी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम जिन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो एक्सपोर्ट गिर जाएगा ड्यू टू डोमेस्टिक प्राइस हाई, ड्यू टू द हाई ऑफ डोमेस्टिक प्राइस गुड्स। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर आपके एक्सचेंज रेट्स जो हैं, आपकी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो हाई जा रहा है,
तो ऑब्वियस सी बात है जो इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन कंट्री हैं वो हमारी गुड्स को खरीदेंगी तो वो गुड्स उन्हें महंगा पड़ेगा, तो इसीलिए वो इंपोर्ट करना रोक देती है और हमारा एक्सपोर्ट भी रुक जाता है इसके पैरेलल। तो एक्सपोर्ट के गिरने का मतलब ये है कि जो कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती हैं गुड्स का वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब उनकी जो डिमांड है प्रोडक्शन करने की वो गिर जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट जब होगा नहीं तो वो प्रोडक्शन क्यों करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिरेगी, तो उससे डेफिशिएंट डिमांड अराइज होगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम के ज़रिए कि डिफ्लेशनरी गैप दिखता कैसा है, कैसे वो डायग्राम के ज़रिए दिखाया जाता है और किस तरीके से वो अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। तो ये है आपका डायग्राम जो डेफिशिएंट डिमांड को बताता है। देखिए जो आपका यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का जो लाइन जा रही है वाई एक्सिस से, और जो एक्स एक्सिस से एग्रीगेट सप्लाई की जो लाइन जा रही है, कर्व जा रहा है, वो ई पॉइंट पे जाके आपका कट हो रहा है। जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पर कट हो रहा है ई पॉइंट पे, वो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, जहाँ पर लोग जितना कंजम्पशन के लिए प्लान करते हैं उतना ही कंट्री में इकनॉमी में जो प्रोड्यूसर है वो प्लान करते हैं सप्लाई करने का गुड्स का। तो और दूसरा वो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इसका मतलब ये है कि कंट्री में इकनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज पर पूरी मैन पावर को एम्प्लॉय कर दिया है। जितनी उनको मैन पावर की ज़रूरत है उन्होंने सारी की सारी मैन पावर अपने रिसोर्सेज पर लगा दी है। ये एम्प्लॉयमेंट अगर हमने ये लेवल अचीव कर लिया, ये इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर लिया, तो इकनॉमी में ना ही डेफिशिएंट डिमांड होगी, ना ही आपकी एक्सेस डिमांड होगी, ना इन्फ्लेशन होगा, ना डिफ्लेशन। अब मान लीजिए कि आपका एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड गिरने से क्या होगा कि जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई से E1 पे आ जाएगा, जहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है, और जो आउटपुट लेवल है वो भी आपका गिर के M से M1 पे आ जाएगा। अगर आपका इक्विलिब्रियम लेवल ई से E1 पे आ जाता है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड गिर गई। तो एग्रीगेट डिमांड के गिरने से क्या होगा, जो आपका एक्स एक्सिस पर आउटपुट लेवल है, ये नीचे जो एक्स एक्सिस बनी हुई है वहाँ पर जो M पॉइंट दिया हुआ है, M से पीछे जाके आप M1 पे आ जाओगे। तो उससे होगा क्या कि जो आपका गैप होगा M से M1 वाला और E से E1 वाला, वो डिफ्लेशनरी गैप बताएगा। जो डॉट डॉट लाइन बनी हुई है वो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड की है, और AD जो ऊपर लिखा हुआ है वो AD ऊपर वाला तो प्लान्ड है जो हमने प्लान किया, और जो नीचे डॉट डॉट लाइन कर्व बना हुआ है एग्रीगेट डिमांड का वो आपका एक्चुअल है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, जो आपके प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से नीचे की तरफ आ गई है इक्विलिब्रियम लेवल से। और जब आपकी एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ गिरेगी तो डिफ्लेशनरी गैप की वजह से क्या होगा, आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। उसका मतलब ये है कि हमें लोगों को जो हमने प्लान किया हुआ एम्प्लॉयमेंट देने का, वो एम्प्लॉयमेंट आपका गिराना पड़ेगा। हमने जितना प्लान किया था आउटपुट का, और आउटपुट के हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा था वो आप एम्प्लॉयमेंट अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस हिसाब से आपका आउटपुट भी नहीं होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड गिर चुकी है। तो इस डायग्राम के ज़रिए अब हम देखेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड का कंट्री की इकनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट ऑन आउटपुट, लैक ऑफ सफिशेंट एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीगेट डिमांड हमने सफिशेंटली सोची थी, जितना प्लान किया था, उसकी कमी की वजह से इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। मतलब हमने जितना स्टॉक अपने पास रखा हुआ था, अब वो उतनी स्टॉक की डिमांड नहीं है। क्योंकि डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि लोग कंजम्पशन करने के लिए तैयार नहीं है, एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है और हमने स्टॉक ज़्यादा प्लान कर लिया है। तो इट फोर्स द फर्म टू प्लान लेसर प्रोडक्शन। अब फर्म क्या करेगी, अब फर्म आगे चल के प्लान करेगी प्रोडक्शन को कम करने का। रिजल्ट प्लान्ड आउटपुट फॉल, उससे क्या होगा कि जो हमने आउटपुट प्लान किया था वो गिर जाएगा। हमने मान लीजिए 300 करोड़ का अगर प्रोडक्शन प्लान किया था, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं 250 करोड़ की, तो हम 250 करोड़ ही प्रोडक्शन करेंगे, 300 करोड़ क्यों करेंगे, नहीं तो इन्वेंट्री पड़ी रह जाएगी मार्केट में। तो इसलिए आप फर्म क्या प्लान करेंगे, अपने प्रोडक्शन को गिराने का। तो इसका मतलब डेफिशिएंट डिमांड से कंट्री की इकनॉमी में जो आउटपुट होता है वो गिरता है। आउटपुट के गिरने के दो नुकसान हैं, उससे एक तो कंपनी में इनकम जनरेट कम होगी और दूसरा एम्प्लॉयमेंट का लेवल गिरेगा। उसके बाद अगला पॉइंट भी यही है, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। डेफिशिएंट डिमांड कॉज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जिन लोगों के पास नॉलेज है, जो कैपेबल है जॉब करने के लिए, उनको जॉब नहीं मिल रही है। मतलब जो कैपेबिलिटी है, जिनके पास जो एबल है जॉब करने के लिए और जिनके पास नॉलेज है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और वो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से होता है, ड्यू टू फॉल इन प्लान्ड आउटपुट। क्योंकि जो हमने आउटपुट प्लान किया था, जो हमने प्रोडक्शन के बारे में सोचा था, उसके अकॉर्डिंग अब इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा नहीं, क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं। तो आउटपुट के गिरने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि आउटपुट होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्शन होगा तो लोगों को काम मिलेगा। अगला है इफेक्ट इन जनरल प्राइस लेवल। डेफिशिएंट डिमांड कॉज फॉल इन जनरल प्राइस ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड फॉर जनरल गुड्स एंड सर्विसेज। अब उससे होगा क्या कि जो हमने गुड्स और सर्विसेज के बारे में जितना प्लान किया हुआ है,
ठीक है, लोग उतनी डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में माल ऑलरेडी हम प्लान कर चुके हैं सप्लाई करने का, तो उसके हिसाब से तो हमें वो बेचना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो गुड्स के प्राइजेज़ होते हैं वो डेफिशिएंट डिमांड के केस में गुड्स के प्राइजेज़ कम हो जाते हैं और उससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। प्राइसेस के कम होने से इकोनॉमी को इसलिए नुकसान होता है क्योंकि जो इनकम हमने प्लान की होती है, जो आउटपुट हमने प्लान किया होता है, वो उतना अचीव नहीं हो पाता, जिससे कंट्री में बेरोज़गारी बढ़ती है, कंट्री में आउटपुट कम होता है तो कंट्री में प्रोडक्शन कम होता है। तो ये भी डिफ्लेशनरी गैप जो है वो उसका सीधा सीधा असर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है, लोगों की पर कैपिटा इनकम पे पड़ता है, इनकम के लोगों के सोर्स गिर जाते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप दोनों ही सिचुएशन रिक्वायर्ड नहीं होती है एक इकोनॉमी के लिए। तो ये थी आपकी क्लास नंबर 21। टॉपिक का नाम था डेफिशिएंट डिमांड और चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 9 एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.